नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MCQ में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी की MCQ सीरीज़ का 9वां वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वह राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगर कोई राजनीतिक दल लोकसभा अथवा विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त कर लेता है तो उसे क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों के गठन का सही कालक्रम क्या है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या सिक्किम। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा, या तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा। तो देखिए सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। भाषाई आधार पर गठित होने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इन ऑप्शंस में उसके बाद हरियाणा की स्थापना हुई, उसके बाद हिमाचल प्रदेश की, और अंत में सिक्किम को भारतीय गणराज्य में जोड़ा गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, यानी ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है? देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति व गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना। ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। हमारी मौलिक कर्तव्य केवल वो होते हैं जो भाग 4 क के अंतर्गत यानी अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत हमको दिए गए हैं 11 मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का पद निर्णायक होगा? अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 102 या अनुच्छेद 103। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100 ये उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। अगला प्रश्न है, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कानून कौन बना सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राज्य विधानमंडल, क्षेत्रीय परिषदें। देखिए अनेक विषय हैं, इसमें से हमारी 7वीं अनुसूची में इनको अलग अलग बांटा गया है। कुछ विषय राज्य को दिए गए हैं, कुछ विषय केंद्र को दिए गए हैं और कुछ विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं। लेकिन जो इन विषयों के अतिरिक्त भी विषय होते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संसद को होता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय कौन से रिट जारी करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, बंदी प्रत्यक्षीकरण या प्रतिषेध। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी करता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है या बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? इसके ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, धर्माचरण की स्वतंत्रता। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त होती है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। अन्य जो मौलिक अधिकार हैं वो विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं और नागरिकों को भी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? गोपालन बनाम मद्रास राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बहुत ही चर्चित मुद्दा रहा है, इसी ने जो है भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा
भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, पूर्ण रूपरेखा से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। ये भारतीय संविधान का एक संघीय लक्षण नहीं है। हालांकि भारत में एकहरी नागरिकता है, लेकिन ये उसका संघीय लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना किस राज्य में हुई थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार या उड़ीसा? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में मत देने का अधिकार निम्न में से किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार या वैधानिक अधिकार? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 325 और 326 जो है भारत के नागरिकों को मत देने का अधिकार प्रदान करता है, इसलिए एक संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 139? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 331 जो है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद या संसद में? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कितने दिन तक कार्यवाही नहीं की जाती है? 10 दिन, 14 दिन, 15 दिन या 16 दिन? देखिए जब कोई धन विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा में उसे पारित होने के लिए भेजा जाता है, लेकिन राज्यसभा उस पर 14 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो वो राज्यसभा से भी पारित मान लिया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 14 दिन। अगला प्रश्न है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अनुसूचित जाति या जनजाति आयोग का अध्यक्ष? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति ही किसी जाति अथवा जनजाति को अनुसूचित घोषित करने की शक्ति रखता है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग निम्न संबंधों में से किसकी समीक्षा हेतु स्थापित किया गया था? प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के मध्य, विधायिका तथा कार्यपालिका के मध्य, केंद्र तथा राज्यों के मध्य, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकारी आयोग को केंद्र तथा राज्यों के मध्य समीक्षा स्थापित करने हेतु गठित किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग है एक विधिक संस्था, एक असंवैधानिक संस्था, संवैधानिक संस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, क्योंकि इसका विवरण भारत के संविधान में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 249, 250, 252 या 253? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ये प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्न में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? 1 माह, 3 माह, 6 माह या 1 वर्ष? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? भाग 9, भाग 6, भाग 3 या भाग 4 क? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 9 में जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था क्यों अपनाई गई? लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। विकेंद्रीकरण का अर्थ होता है कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग शक्तियाँ प्रदान करना, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी यानी आर्किटेक्ट, आचार्य नरेंद्र देव, GB के राव, BR मेहता या LM सिंघवी? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, BR मेहता जी को है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस राज्य में पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए
पदों का आरक्षण लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश या हरियाणा? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण लागू नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकांश जनजाति जो है वो अनुसूचित ही है। अगला प्रश्न है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक का पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि भारत में किसी नए राज्य का सृजन करना है तो उसके लिए संसद में केवल साधारण बहुमत ही काफ़ी होता है, राज्यों की सहमति नहीं। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो देखिए इसका ऑप्शन सी से हो जाएगा, संसद ही जो है भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21, 15, 11 या 7? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी? तो देखिए जो उसका सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत के महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। बाकी के जो 3 ऑप्शन है इनका कार्यकाल निश्चित समयावधि के लिए होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से या स्विट्जरलैंड के संविधान से? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से भारत ने राज्यों का संघ संकल्पना को लिया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु कोरम या गणपूर्ति कितनी है? संसद सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, संसद सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग, संसद सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग, संसद सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। जब तक लोकसभा में उपस्थित न हो तब तक लोकसभा का अधिवेशन शुरू नहीं किया जा सकता है, और इस संख्या में जो है लोकसभा अध्यक्ष को भी काउंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था? वी शंकर, के हनुमंतैया, DSR सेन, OV अलगेसन? तो देखिए जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, DSR सेन जो है सरकारिया आयोग के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 3य अनुसूची के निम्न में से क्या उपबंध हैं? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप या संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप? और इसके ऑप्शन हैं पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल पहला, दूसरा और चौथा कथन इसमें सही है। देखिए भारतीय संविधान की जो 3य अनुसूची है उसमें भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को दी जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है, लेकिन ऑप्शन देखिए इसमें तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, लेकिन भारत की 3य अनुसूची में राष्ट्रपति के लिए दी जाने वाली पद की शपथ का प्रारूप उल्लेखित नहीं है, तो इसकी केवल पहला, दूसरा और चौथा कथन सत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्यों में से जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य होते हैं उनको जो है प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 1950, 1951,
1952 या 1953? तो देखिए भारत में राज्यसभा का प्रथम गठन जो है 1952 में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति जो है अंतर्राज्यीय परिषदों के गठन के लिए अधिकृत होता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो, कितने समय तक प्रवृत्त रहेगा? 6 माह से अधिक नहीं, 2 वर्ष से अधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं या असीमित काल के लिए? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 वर्ष से अधिक तक वो प्रवृत्त नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी, गांधीवादी या उपरोक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को सहज अध्ययन के लिए समाजवादी, उदार बौद्धिकतावादी और गांधीवादी 3 अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की न्याय व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला, एम अहमदी, पीएन भगवती या एएस आनंद? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जनहित याचिका को जब भारतीय न्याय व्यवस्था में शामिल किया गया तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीएन भगवती जी थे। अगला प्रश्न है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? राजदीप सरदेसाई, करण थापर, कुलदीप नायर या संजय बारूजी? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय बारूजी जो हैं वो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक हैं। इस पर एक मूवी भी बनी थी, आपने देखी होगी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1949 या 25 जनवरी 1949? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस दिन भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। देखिए विधान परिषद भी एक स्थायी सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है लेकिन हर कार्यकाल के बाद इसको समाप्त कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 1985, 1986, 1987 या 1988? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1985 में जो है भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? 15, 20, 25 या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल मैक्सिमम 20 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में भाग ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित होने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन? तो देखिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 60 दिन तक यदि कोई सांसद संसद में उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है तो उसको उस सीट से अवमुक्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम, फ्रांस या स्विट्जरलैंड? तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सर्वप्रथम ग्रेट ब्रिटेन में जो है संघात्मक सरकार शुरू की गई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार होता है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु संस्तुति करना, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन के लिए संस्तुति करना। देखिए अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा भारत में जोड़नी है तो उसे राज्यसभा में एक साधारण बिल लाकर विशेष बहुमत द्वारा यानी 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया जाता है तो वो पारित हो जाता है, इसमें लोकसभा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा या अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2/3 बहुमत या विशेष बहुमत प्राप्त करके
भारत संविधान से जुड़े किसी भी आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 2 में जो है भारतीय संविधान के नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। भाग 1 में जो है संघ और उसके राज्यों के बारे में बताया गया है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधान दिए गए हैं और भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रश्न और आशा करता हूँ कि आपको आज भी कुछ न कुछ नई जानकारी, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।